सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करी हैं जहां पर मेंटेनेंस के केसेस में क्लैरिटी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो क्लैरिटी मिली है वो इस बात से है कि मेंटेनेंस कब से लागू होगा। दूसरा, क्या क्या कोर्ट्स को करना चाहिए जब वो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करें या अगर ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की, जो कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केस में आए हैं। ये सभी दिशा निर्देश मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जिसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें बहुत लंबे समय से मेंटेनेंस को लेकर खींचतान चल रही थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो फैमिली कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस में 5 पहलुओं को केंद्र में रखा है और उसके बाद अपनी गाइडलाइंस को सेट किया है। सबसे पहला पहलू है ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन का, यानी अलग अलग तरह के स्टैट्यूट्स जो हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ऐसे केसेस में क्या किया जाना चाहिए। दूसरा, इंटरम मेंटेनेंस का। तीसरा, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, यानी कितना मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। चौथा, मेंटेनेंस कब से दिया जाए, कौन सी डेट से लागू होना चाहिए। और लास्ट में, जब मेंटेनेंस दे दिया जाता है या उसका ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो उसे एग्जीक्यूट कैसे कराया जाए। सबसे पहले बात करते हैं ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने ऐसा कहा है कि मेंटेनेंस के केसेस में अलग अलग स्टैट्यूट्स के अंदर अलग अलग केसेस चल सकते हैं। यानी अगर दो लोगों में मेंटेनेंस की का केस चल रहा है तो वाइफ जो है वो हस्बैंड से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी मेंटेनेंस ले सकती है और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके तहत भी मेंटेनेंस ले सकती है। और अगर डिफरेंट कोर्ट्स ने अलग अलग मेंटेनेंस तय किया तो हस्बैंड को वो मेंटेनेंस दोनों कोर्ट के मुताबिक देना पड़ेगा। वहीं पर एक डाइवर्जेंट व्यू बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दो लोगों के बीच मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि जो भी अगर एक कोर्ट ने कुछ मेंटेनेंस दे दिया है तो दूसरी कोर्ट को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लेडी है वो मल्टीपल स्टैट्यूट्स के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, पर कोर्ट ने कहा कि ये इनजस्टिस होगा हस्बैंड के खिलाफ अगर उसे ये कहा जाए कि आप मल्टीपल मेंटेनेंस को ऐड करके लेडी को दें। कोर्ट ने कहा कि हम ये दिशा निर्देश जारी करते हैं कि अगर लेडी ने किसी कोर्ट में मेंटेनेंस ले लिया है और उसे ऑर्डर हो गया है तो अगर वो किसी दूसरे कोर्ट में जाती है और किसी दूसरी स्टैट्यूट को यूज़ करती है, यानी कि पहले मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे मेंटेनेंस मिल गया है और फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस लेने जाती है, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में उसको ये लीगली उसका ये ऑब्लिगेशन है कि वो कोर्ट को बताए कि उसे ये मेंटेनेंस पहले दिया गया है। अगर वो ये लीगली नहीं बताती है तो ये सही नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उसे लीगली ये बताना चाहिए और जो कोर्ट फर्दर अब डिसीजन लेने वाली हैं वो जो पहले मेंटेनेंस दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीजन लें। अब बात करते हैं इंटरम मेंटेनेंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज की डेट में जब मेंटेनेंस तय किया जाता है तो फैमिली कोर्ट्स के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हस्बैंड्स जनरली कोशिश करते हैं कि वो अपनी इनकम को सप्रेस करके बताएं, वहीं पर वाइफ्स जो हैं वो कोशिश करती हैं कि वो जितना उनके एक्सपेंस हैं उससे ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताएं। इसीलिए कोर्ट्स को काफ़ी कुछ गेस वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही वो इंटरम मेंटेनेंस को तय करते हैं। कोर्ट ने कहा कि आगे आगे जब भी वाइफ कोर्ट में मेंटेनेंस मांगने आएगी तो उसे एक एफिडेविट देना होगा जिसमें वो ये बताएगी कि उसकी नीड्स क्या हैं। सिमिलरली जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है उसको 4 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा उसका जवाब देने के लिए। अगर वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब नहीं देता है या 2 हियरिंग्स होने के बाद भी जवाब नहीं देता है तो कोर्ट्स के पास ये अधिकार रहेगा कि जो रिस्पोंडेंट का यानी हस्बैंड का जो डिफेंस है उसको ही वो स्ट्राइक डाउन कर दे और जो भी ऑर्डर कोर्ट को लगे वो दे सकता है बिना हस्बैंड को सुने हुए। कोर्ट ने ये भी माना कि क्योंकि भारत एक विस्तृत देश है और डाइवर्जेंट लोग यहाँ पर रहते हैं तो सेम तरह का एफिडेविट नहीं चल सकता। कोर्ट ने स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ और नेशनल लीगल अथॉरिटीज़ की हेल्प से 3 तरह के एफिडेविट बनवाए हैं जो अर्बन, रूरल और ट्राइबल एरियाज़ को कवर करते हैं।
अब ये एफिडेविट आगे आगे फैमिली कोर्ट्स को यूज़ करने होंगे। अब बात करते हैं कि कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस क्या होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे पहलुओं में जो 4 मुख्य पहलू लोअर कोर्ट्स को ध्यान में रखने हैं वो है कि जो एज है या जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है वो कितनी है। कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वाइफ्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन को और क्वालिफिकेशन को ताक पर रखकर सेक्रीफाइस करके बच्चों को टेक केयर करने के लिए या एल्डरली को टेक केयर करने के लिए अपनी नौकरी को छोड़ देती हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में वाइफ्स के लिए जैसे जैसे एज बढ़ती है दोबारा नौकरी पाना जो है वो एक मुश्किल कार्य है। इसलिए जब भी कोर्ट्स ये डिसाइड करें कि मेंटेनेंस कितना दिया जाना चाहिए तो ये एक अहम पहलू होना चाहिए। दूसरा कोर्ट्स ने कहा कि जो माइनर चाइल्ड होता है उसके केस में जो भी उसका भरण पोषण, उसके कपड़े, उसके जो भी नीड्स हैं उस सबको कंसिडर किया जाना चाहिए। एजुकेशन एक अहम मुद्दा है जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर एजुकेशन में कुछ ऐसा है जहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज करने हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए अगर वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों ही वर्किंग हैं तो वाइफ भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं बच्चे के एक्सपेंसेस में। तीसरे पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है या कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे वो बच्चे के साथ हो चाहे वाइफ के साथ हो, जिससे उनका अर्न करने का जो पोटेंशियल है वो नहीं होगा, तो इस चीज़ को भी कंसीडर कोर्ट्स करें जब वो मेंटेनेंस को डिसाइड करें। फाइनली कोर्ट ने कहा कि अगर वाइफ जो हैं वो अर्निंग हैं और वो जॉब में हैं तो वो बार नहीं करता कि उन्हें मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा कहा गया है जहाँ पर वाइफ जॉब कर रही हैं कि उन्हें मेंटेनेंस ना दिया जाए, बट कोर्ट ने कहा कि जो भी वाइफ जॉब कर रही हैं वो इस तरह की जॉब में हो जो कि सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ मेंटेन कर पा रही थी वैसा ही स्टैंडर्ड वो मेंटेन करें तो ठीक। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जॉब जो है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस को भी फैमिली कोर्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा जब वो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है कि कब से मेंटेनेंस दे होगा। कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे स्टैट्यूट्स में अलग अलग बातें कही गई हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखें या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखें उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि कब से मेंटेनेंस जो है दिया जाए, पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि मेंटेनेंस या तो जिस दिन से अर्जी लगाई गई है उस दिन से या फिर जिस दिन से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो उस दिन से दे होगा। कोर्ट का कहना था कि अर्जी लगाने के बाद बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस जो केसेस हैं वो लंबे खिंच जाते हैं और अगर ऐसा हो तो वो एप्लीकेंट के हाथ में नहीं है, इसके चलते उसे मेंटेनेंस से महरूम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आगे आगे हर केस में मेंटेनेंस जो है जब से अर्जी लगाई जाएगी, जब से एप्लीकेशन दी जाएगी तब से दे होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट है कि अगर ऑर्डर दे दिए गए और उसके बाद भी मेंटेनेंस जो हस्बैंड है वो नहीं दे रहा है तो क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऑर्डर होने के बावजूद भी हस्बैंड जो है वो मेंटेनेंस नहीं देता है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अगर विलफुली कोई हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में केस चलते हैं जो भी सज़ा होती है वो सज़ा दी जाएगी। दूसरा कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सही तरह से मेंटेनेंस नहीं देता है, पूरा अमाउंट नहीं देता है, तो जैसे मनी मैटर्स में जो जो सज़ा होती है वैसी ही सज़ा इस केस में भी होगी। तो ये था पूरा लेखा जोखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करी हैं जहां पर मेंटेनेंस के केसेस में क्लैरिटी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो क्लैरिटी मिली है वो इस बात से है कि मेंटेनेंस कब से लागू होगा। दूसरा, क्या क्या कोर्ट्स को करना चाहिए जब वो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करें या अगर ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कई चीज़ें आंसर नहीं करी गई हैं, जैसे अगर वाइफ अर्निंग है और हस्बैंड अर्निंग नहीं है तो मेंटेनेंस का क्या होगा। अगर वाइफ एबल है, उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और वो उसके बावजूद भी जॉब नहीं कर रही है तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ऐसा कहा है कि अगर वाइफ जॉब नहीं कर रही है और वो सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको जॉब करनी होगी और मेंटेनेंस उसी हिसाब से कोर्ट ने कम किया है। तो ऐसी चीज़ों को इसमें कवर नहीं किया गया है। ये सब चीज़ें जो हैं वो कोर्ट्स के अपने विवेक पर छोड़ दी गई हैं कि वो किस तरह से जो भी केसेस उनके सामने आ रहे हैं उनमें क्या डिसीजन लें।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप डाइवोर्स और हिंदू मैरिज एक्ट रिलेटेड हमारे और केसेस भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।